हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग हिस्ट्री। इस श्रृंखला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य और उसके बाद सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को मगध की राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी शुरू हो गया और मौर्य साम्राज्य की आखिरी पीढ़ी आते आते बृहद्रथ उनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने अपनी सत्ता से हटा दिया, जिसके बाद मगध में शुंग का दौर शुरू हुआ। मौर्य साम्राज्य का जब पतन पढ़ते हैं तो उसमें अशोक पर यह आरोप लगता है कि कलिंग युद्ध के बाद उसने हथियार को त्याग दिया था। लेकिन दो उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि तलवार तो त्याग दिया था, लेकिन 2 बार उसने चेतावनी जरूर दी थी लोगों को कि मैंने तलवार रखा है, इसका मतलब मैं भूल नहीं गया हूँ, अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। तो यह जो चेतावनियां थी वही उसके शक्ति का प्रतीक भी था, लेकिन डायरेक्ट रूप से उसने कहीं युद्ध नहीं लड़ा। कलिंग युद्ध के बाद कुछ बहुत सारे इतिहासकार आरोप लगाते हैं कि अगर वह युद्ध लड़ता रहता तो साम्राज्य और आगे जाता, लेकिन युद्ध लड़ना उसने छोड़ दिया, इसलिए साम्राज्य का पतन हो गया। बौद्ध धर्म का उसमें तो बोलते हैं कि अगर बौद्ध नहीं होता तो तलवार उठाए रखता, वह बौद्ध हो गया इसलिए तलवार रख दिया तो फिर युद्ध करना छोड़ दिया तो साम्राज्य है जो तलवार के बल पर ही उस समय होता था, साम्राज्य का पतन हो गया। एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य जिसे उसकी अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक बल ने बुलंदियों पर पहुंचाया, अब वही अपने प्रशासन की गलतियों से जूझने लगा था। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उनकी अगली पीढ़ियां मगध को कमजोर होते देखती रहीं। जनता और अफसरशाही के बीच में दरारें, अलोकप्रिय नीतियां और कमजोर होती सेना, कुछ इन्हीं वजहों से मगध पर मौर्य वंश की पकड़ ढीली पड़ती गई, जिसका फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, जिसके वंश ने अगले 112 सालों तक मगध पर राज किया। शुंगों ने जो मौर्यन एम्पायर का ग्लोरी था, जो पावर, उसको रिवाइव करने का प्रयास किया। मैंने किंग के अथॉरिटी का या स्टेट के अथॉरिटी को रिवाइव करने का प्रयास उन लोगों ने किया। लेकिन जिस हद तक मौर्य एम्पायर फैल चुका था उतना शुंगों को पॉलिटिकली सफलता है। 185 ईसा पूर्व मगध में मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद हमें कई नीतिगत और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। 138 साल के मौर्य राज के बाद मगध की तस्वीर काफी तब्दील हो चुकी थी। बौद्ध धर्म ग्रंथों में ये भी लिखा गया है कि शुंग काल के दौरान मगध में बौद्ध धर्म के अनुयायियों और भिक्षुओं पर कई प्रकार के हमले हुए। एक्चुअली वैसी बात नहीं थी। ये आप देखिएगा कि जैसे बहुत पतंजलि हुए, ब्राह्मण थे, इनके दरबार में जाते थे, या उस समय की भी शुंगकालीन देवी देवताओं की मूर्तियां हमको मिलती हैं। तो ये बौद्धों का अपना एक माइंडसेट था जिसमें वो कहते थे कि कुछ मित्र या शुंगों ने बौद्ध धर्म को बर्बाद करने या नष्ट करने का प्रयास किया। मैं समझता हूँ वो गलत कंसेप्ट। लेकिन ये बात भी है कि शुंगा काल के दौरान कई बुद्ध स्तूपा और बौद्ध विहारों की रखरखाव और मरम्मत चलती रही। साथ ही ये बात माननी पड़ेगी कि बौद्ध धर्म का वो दर्जा नहीं रहा जो मौर्य काल के दौरान था। शायद इसीलिए बौद्ध धर्म का, बुद्धिज्म का भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार और प्रभाव कम होना शुरू हो गया। लेकिन ठीक उसके पलट
भारत के बाहर, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर, एशियाई देशों में, पूर्वी एशियाई देशों में और श्रीलंका में बौद्ध धर्म तेजी से फैलना शुरू हुआ और कई देशों में एक बेहद प्रभावशाली धर्म के तौर पर उभरता रहा। साथ ही ये भी जानने को मिलता है कि पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, जिसे उनके युवन यानी यूनानी सेनाओं पर जीत के एक सांकेतिक समारोह के तौर पर भी देखा जा सकता है। शुंग दौर में मगध की सीमाएं घटना शुरू हो चुकी थी, खासकर की उत्तर पश्चिमी और दक्षिण की दिशा से। इसे हम शुंग वंश की ढीली होती पकड़ के तौर पर भी देख सकते हैं। शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव कन्व ने विस्थापित करके अपना राज स्थापित किया। बात यह है कि ईसा पूर्व पहली सदी आते आते मगध, जो एक बेहद बड़ा साम्राज्य था, छोटे छोटे सूबों में, छोटे छोटे राज्यों में बंटना शुरू हो गया था। मानो कि एक बड़ा साम्राज्य सिर्फ अपनी छाया बन के रह गया था, इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक छाया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने मगध की बागडोर संभाली। 45 साल कण्व वंश के राज के आखिर में मगध के पास ना तो कोई ठोस अर्थनीति थी और ना ही ताकतवर सेना। वर्ष 28 ईसा पूर्व में दक्षिण से उभरते साम्राज्य सथावना ने मगध पर धावा बोला, जिसके बाद कण्व वंश को गद्दी छोड़नी पड़ी। ये 600 सालों से चले आ रहे मगध साम्राज्य का अंत था। मगध के पतन के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोटे और बहुत छोटे सूबों में बंटना बिखरना शुरू हो गया। जहां सातवाहन ने कण्व को हरा के दक्कन में शांति स्थापित की और अमरावती और प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाई, तो वहीं उत्तर पश्चिम में कई गतिविधियां हो रही थी। यौवन कमजोर पड़ रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था पश्चिमी चीन से निकला यूची समुदाय। वो साल दर साल स्किथियां, पार्थियां और यूनानियों पे हमले बोल रहा था, जिसके आगे जाके कई राजनीतिक परिणाम होने वाले थे। प्राचीन भारत की सीमाओं पर अब कई लड़ाकों और सेनाओं की नजर थी। इसी बीच साल 30वें में कुजुला खटफिसिस की सेना ने उत्तर पश्चिमी से यूनानी सेनाओं को खदेड़कर पुरातन मगध की सीमाओं में प्रवेश किया। मौर्यों के पतन के बाद या सुनो के पतन के बाद बैक्ट्रियन ग्रीक्स, सब पार्थियंस, ये कंटिन्यूअसली इंडिया में आते जा रहा है, सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स से प्रभावित। लेकिन ये सभी लोग बहुत अधिक समय तक रूल नहीं कर पाए। कुषाण एक्चुअली यूची नाम के ट्राइब से, उनकी 5 शाखाएं थी, जिनको मिला जुला करके एक किया गया और वो कुषाण के नाम से जाने गए। चीनी इतिहास के मुताबिक पश्चिम चीन में यूची समुदाय की 2 खेप थी, लिटिल यूची और ग्रेट यूची। लिटिल यूची लोग तिब्बत में बस गए, लेकिन ग्रेट यूची लोग बेहतर संसाधनों और जमीन की खोज में पश्चिम की तरफ निकल पड़े, जहां उनकी सका, पार्थियां और अन्य यूनानी समुदायों से झड़पें होती रहीं। तो आखिरकार कुजुला खटफिसिस की अगुवाई में यूची समुदाय के 5 कबीलों ने एक होकर सेना बनाई, जिसके बाद अपनी विस्तारकारी गतिविधियों के तहत उन्होंने काबुल, कश्मीर और उसके बाद होते हुए मध्य भारत में हमले बोले। आगे चलकर कुजुला खटफिसिस और उनके यूची समुदाय के ही वंशज कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य की स्थापना की, एस्टैब्लिश किया। हालांकि कुषाण एम्पायर की राजधानी पेशावर थी, लेकिन पाटलिपुत्र एक बार फिर से राजनीतिक नक्शे में आ गया था। कनिष्क का 23 सालों तक शासन उत्तर पश्चिमी और मध्य भारतीय महाद्वीप पर काफी प्रभावशाली रहा।
मथुरा में कुषाण राज के पुरातत्व अवशेष उनके राजपाट और सैन्य अभियानों के बारे में कई परतें खोलते हैं। अब कनिष्क फर्स्ट को एक महान राजा माना जाता है। पॉलिटिकली भी कहा जाता है कि उसने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की जो उस तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बड़ा था। न बैक्ट्रियन ग्रीक्स कर सके, न सब कर सके, न पार्थियंस कर सके, न पहलव कर सके। लेकिन कनिष्क ने अफगानिस्तान से लेकर के गंगा नदी घाटी तक फैले हुए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना। कनिष्क के दौर में बौद्ध धर्म को एक बार फिर से प्रधानता मिली, जिसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कश्मीर में आयोजित किया गया चौथा बौद्ध परिषद यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। इस परिषद में एक बड़ी तादाद में बौद्ध धर्म के अनुयायियों और छात्रों समेत उस दौर के प्रभावशाली लोगों ने भाग लिया था। साथ ही बौद्ध धर्म के संरक्षण से कुषाण साम्राज्य में धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिला। खासकर प्राचीन उत्तर पथ से जुड़े सिल्क रूट पर बौद्ध धर्म के विस्तार के कई प्रमाण मिलते हैं। साल 225 आते आते कुषाण साम्राज्य दो भागों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो कि पंजाब के आसपास स्थापित रहा और पश्चिमी जो कि गंधार के आसपास बचा रहा। इसी दौर में तकरीबन तीसरी शताब्दी आते आते मध्य भारत में पाटलिपुत्र एक बार फिर से राजनीतिक नक्शे पे आ गया, इस बार गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनके। श्रीगुप्त द्वारा स्थापित किया गया गुप्त साम्राज्य कला, विज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना, तो वहीं प्रशासनिक गुणवत्ता और सैन्य शक्ति का भी। Basically, if we talk about Gupta dynasty, after the decline of Mauryan period, जब आप देखते हो और फिर बहुत सारे invasions होते हैं और the entire political fragmentation हमें देखने को मिलता है कि कुछ बड़ी छोटी empires जो हैं वो बनती हैं। बट उसके बाद आप देखेंगे कि गुप्ता के जब इनिशियल रूलर्स की हम बात करते हैं, श्रीगुप्त एंड घटोत्कच, तो बेसिकली दे वर काइंड ऑफ फ्यूडेटरीज, यानी कि एक बड़े राजा के नीचे एक सामंतशाही स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब कि छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं उनका राइज होता है और वहाँ से एक छोटे शासक के रूप में श्रीगुप्त ने गुप्ता एम्पायर की स्थापना। सन 319 से लेकर 335 के बीच चंद्रगुप्त प्रथम का दौर गुप्ता साम्राज्य का अहम पड़ाव माना जाता है। लिच्छवी वंश में विवाह के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य को राजनीतिक दृष्टि से और भी मजबूत किया। साथ ही आर्थिक और रक्षा मामलों में भी गुप्ता साम्राज्य एक ताकतवर देश बना। उस दौर को हम आज क्लासिकल पीरियड, एक उत्कृष्ट दौर भी कहते हैं। दिनों तक ये धारणा प्रचलित थी। उसका मुख्य कारण यह था कि इस समय धर्म, साहित्य, कला के क्षेत्र में काफी अधिक प्रगति हुई। अनेक साहित्यिक रचनाएं हुई, कालिदास जैसे महान नाटककार हुए। तो इन सभी कारणों को देखते हुए बहुत दिनों तक यह धारणा प्रचलित थी कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। लेकिन इसको वर्तमान समय में बहुत से स्कॉलर स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ऊपरी ऊपरी वो चमक दमक थी, लेकिन नीचे की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। गरीब लोग सताए जा रहे थे, वर्ण विभाजन था, ये सारे तर्क दिए जाते हैं। इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहना उचित नहीं है। गुप्ता साम्राज्य अपने काल में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है और ये काम चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने बखूबी से किया। साथ ही समुद्रगुप्त एक बेहतर सेनापति भी थे, जिसके शासन में साम्राज्य ने पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में बंगाल तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आप समुद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, तो ग्रेजुअली समुद्रगुप्त का जो पूरा पीरियड है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का है। तो जहाँ फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट ने
एम्पायर की नींव डाली। समुद्रगुप्त ने जो है एक्सटेंसिव कैंपेन्स की। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। साल 375 कहा जाता है कि गुप्ता काल का सबसे स्वर्णिम दौर यहीं से शुरू होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द सेकंड, जिनको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही एबल महानतम शासक बन के उभरते हैं। उनकी चर्चा सिर्फ पाटलिपुत्र ही नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर भी है, जहां एक राजा का वर्णन है जिसने पंजाब से लेके बंगाल एक साम्राज्य बनाया, और आगे चल के जो उसके सैन्य अभियान थे, जो उसके मिलिट्री ऑपरेशंस थे, वो काफी सक्सेसफुल रहे। पुरातन ब्राह्मी में लिखी गई पंक्तियों में एक राजा का जिक्र हुआ है जिसने पंजाब से लेकर बंगाल तक राज किया। कालिदास की लिखी गई ज्योतिर्विद्याभरणा में इस बात का भी जिक्र है कि विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न यानी 9 विशेष मंत्री हुआ करते थे। ये नवरत्न प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने में अपने राजा का सहयोग किया करते थे। विक्रमादित्य के समय गुप्ता साम्राज्य में सोने की मुद्रा का भी चलन था, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के पच्चीकारी भी करवाई थी। इन सिक्कों में विक्रमादित्य को एक विशिष्ट धनुर्धारी, घुड़सवार और यहाँ तक कि शेर और बाघ से लोहा लेने वाले एक बहादुर राजा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। गुप्ता साम्राज्य को विशिष्ट दर्जा मिलने का कई कारणों में से एक अहम कारण था नालंदा महाविहार। एक बेहद उत्कृष्ट, एक महान महाविहार यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एजुकेशनल एक्सीलेंस और वर्च्यू, कई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। और ये महाविहार जो ठीक मेरे पीछे आप एक परिसर देख रहे हैं, ऐसे इसमें कई परिसर थे, इसमें हॉस्टल्स थे, इसमें डॉर्मेट्रीज थी, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स यहाँ पे रहा करते थे। ये सिर्फ भारत में ही प्रख्यात नहीं थे, बल्कि एशियाई मुल्कों में, चीन में और पश्चिमी एशियाई देशों में खासा वहाँ से स्कॉलर्स नालंदा महाविहार में पढ़ने, शिक्षा लेने आया करते थे। विक्रमादित्य के बाद गुप्ता साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। तकरीबन 700 सालों तक नालंदा भारतीय महाद्वीप का एक प्रबुद्ध शैक्षिक केंद्र रहा। बिहार के इतिहास के क्रम में नालंदा का विशेष महत्व रहा है। गुप्ता डायनेस्टी के दौरान बौद्ध धर्म थोड़ा सा पिछड़ रहा था, जहां हिंदू धर्म का या वैष्णव धर्म का विकास ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान एक नालंदा महाविहार एज ए शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया, जो कि मूल रूप से प्रारंभिक दौर में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। लेकिन धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ। बौद्ध शिक्षा के साथ साथ वहाँ पे गणित, व्याकरण, चिकित्सा, खगोल, कई तरह के अन्य विषयों की भी पढ़ाई वहाँ पे प्रारंभ की गई। और कई महान जो है कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के विभूति जो उन्होंने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, और एक विश्व का प्रथम जो है वो कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय की संज्ञा जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दी जाती है। और यहाँ पे कई लोग जो है वो शिक्षा ग्रहण करने आए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वेनसांग का, जो कि चीन से आए थे। हालांकि इनके अतिरिक्त जापान हो, श्रीलंका हो, कोरिया हो, तिब्बत हो, इन सभी क्षेत्रों से बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वेनसांग ने जो अपनी विवरणी दी है CU की, उसमें उन्होंने कई रूपों में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस दौरान जो है लगभग 10,000 छात्र जो है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। 1510 के आसपास शिक्षक हुआ करते थे जो वहाँ पर शिक्षा प्रदान करते थे। नालंदा महाविहार आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको देखते ही बनता है कि एक अपने चरम पर ये बेहद उम्दा, बेहद उत्कृष्ट एक विश्वविद्यालय रहा होगा, और जहाँ पे ना सिर्फ यहीं के स्टूडेंट्स बल्कि विश्व से भी चीन, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, वहाँ से स्कॉलर्स यहाँ पे आया करते थे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नालंदा जो है एक आधारशिला रही। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु समाज जो है वो खासा, और जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स रहे हैं, चाइनीज ट्रैवलर्स, ह्यूनसान, फाहाइन, आइसिंग, वो यहाँ पे आके उन्होंने
जो है कई चीज़ें डॉक्यूमेंट की हैं, खास करके किस तरीके से यहाँ पे जीवन हुआ करता था, जो स्कॉलर्स थे। ये कमरा है एक, ये कह सकते हैं कि यहीं पे रह के जो है स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई किया करते थे, यहीं पे रहते थे। गुरुकुल एक बहुत पुरानी एक परंपरा रही है, अगर हम देखें पुरातन इतिहास में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं विश्वविद्यालयों में ही अपने गुरु के पास ही रह के जो है ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के अलावा विज्ञान, तकनीकी, मैथमेटिक्स, थियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, उनकी भी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाती थी। अपनी विद्वता और शिक्षा प्रणाली के अलावा नालंदा अपनी वास्तुकला के कारण भी एक शोध का विषय बना हुआ है। ईंटों से बनी इस महान इमारत में एक समय स्तूप, बौद्ध विहार, छात्रों के लिए कमरे व उनके रहने की व्यवस्था, और साथ ही पुरातन इमारतें अपनी कलाकृतियों और वास्तुशिल्प के लिए भी मशहूर है। शोध से यह भी पता चलता है कि नालंदा का पुस्तकालय अपने आप में एक बेहद बड़ा और प्रभावकारी शैक्षिक संस्थान था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापत्य कला अपने आप में एक काफी अनोखी थी और काफी विस्तृत थी। एक लंबे से क्षेत्र में जो है ये स्थापित किया गया था। उसमें मूल रूप से जो स्थापत्य कला का कॉन्सेप्ट था, उसमें एक विहार बनाया जाता था, जिस विहार में चारों तरफ जो है कमरे बनाए जाते थे जिसमें छात्र निवास कर सके। कमरे के बाहर एक बरामदा होता था और बरामदे के बाद मध्य भाग में जो है एक बड़ा सा आंगन हुआ करता था। आंगन मूल रूप से मंत्रोच्चारण, शिक्षा के लिए कार्य किए जाने वाले गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता था। और उस जो क्षेत्र होता था उसे कहा जाता था निवास स्थान, महाविहार। और उसके सीध में एक चैत्य बनाया जाता था, जो बौद्ध धर्म में पूजा का केंद्र को चैत्य कहा जाता है। तो वो छात्रों के लिए एक प्रकार से पूजा का केंद्र होता था। हालांकि अगर हम लोग विहार शब्द को देखें तो प्रारंभिक रूप में विहार का मतलब सिर्फ निवास स्थान होता था, लेकिन महाविहारों ने उसे निवास स्थान के साथ साथ एक पूजा केंद्र, एक शिक्षा का केंद्र, एक अध्ययन के केंद्र के रूप में उसे स्थापित किया। और इसकी स्थापत्य कला आज काफी विस्तृत है और अगर आप नालंदा जाएंगे तो मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद भी नालंदा की विरासत बनी रही और आगे के साम्राज्यों पाला और पिथिपति ने भी इस महाविद्यालय का संरक्षण किया। सन 1200 में नालंदा पर बख्तियार खिलजी के हमले के बाद भी ये महाविद्यालय कुछ दशकों तक बरकरार रहा और तकरीबन 1400 ईस्वी में नालंदा अपने शीर्ष के दिनों की एक महज परछाई तक ही रह गया था। डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह ये है कि 9वीं शताब्दी तक आते आते बुद्धिज्म डिक्लाइन करने लगा है और बुद्धिज्म का ज्यादा फोकस जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज बन गई हैं और भारत उतना नहीं रहा है। और उस समय में जो हमारे यहाँ जैसे पाल वंश है, पाल वंश ने उनको काफी ज्यादा पैट्रोनेज दी, गोपाल ने काफी ज्यादा फंड दिया और आगे आने वाले रूलर्स ने लगातार जो इकोनॉमिक हेल्प वो करते गए, लेकिन बुद्धिज्म उतना प्रोमिनेंट नहीं रहा। इस वजह से ये डिक्लाइन रहा। दूसरा डिक्लाइन रहा द इस्लामिक इन्वेजन्स। ठीक है, इस्लाम का आना भारत में, स्पेशली नालंदा को अगर हम लेके चलें, 11वीं 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी का नाम सबने सुना है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने इसको ऑथेंटिकेट भी किया है कि इस्लाम आने के बाद यहाँ पे पुस्तकालयों को नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया और बुद्धिज्म जैसे रिलीजन के ऊपर भी प्रहार किया गया उनके द्वारा, ब्राह्मणिज्म जैसे रिलीजन पे भी प्रहार किया गया। तो ये भी एक रीजन रहा नालंदा के डिक्लाइन होने का। एक रीजन ये भी रहा कि अदर यूनिवर्सिटीज जो थी लाइक विक्रमशिला, वो ज्यादा प्रोमिनेंट रूप से उभर रहे, तो उसका उभरना भी नालंदा यूनिवर्सिटी के डिक्लाइन का वन ऑफ द रीजन है कि बाकी यूनिवर्सिटीज ज्यादा प्रोमिनेंट इन नेचर। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा। छोटे मोटे सूबे बनना शुरू हो गए थे, छोटे राज्य बनना शुरू हो गए थे, जिसमें से कुछ प्रभावशाली रहे और कुछ समय के साथ खत्म हो गए। और 11वीं शताब्दी आते आते दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद इतिहास का एक नया पन्ना खुला। उम्मीद है आपको ये हमारी श्रृंखला पसंद आई होगी। हम अगले एपिसोड में, जो कि सीरीज का इस श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है, उसमें बताएंगे किस तरह से बिहार दो बहुत बड़े धर्मों के विस्तार का केंद्र बनी। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद, सी यू सून।
है।